वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं प्लेटो के शिक्षा के सिद्धांत के बारे में। ये प्लेटो के सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। तो जैसे हम हर बार किसी भी सिद्धांत को पढ़ने से पहले उसकी भूमिका के बारे में बात करते हैं, तो हम प्लेटो के शिक्षा के सिद्धांत की भूमिका के बारे में बात करते हैं। जो प्लेटो की मान्यता थी कि राज्य जो है वो वृक्ष या चट्टानों से निर्मित नहीं होता है, बल्कि उन व्यक्तियों के चरित्र से निर्मित होता है जो उसके अंदर रहते हैं। इसलिए श्रेष्ठ राज्यों का निर्माण श्रेष्ठ व्यक्तियों से ही हो सकता है और श्रेष्ठ व्यक्तियों का निर्माण केवल शिक्षा प्रणाली, आदर्श शिक्षा प्रणाली से ही हो सकता है। तो ये जो बात है, इसकी भूमिका में प्लेटो बताना चाह रहा है। जो हमने जो बताया है कि प्लेटो ये चीज़ चाहता है अपनी शिक्षा के सिद्धांत के अंदर, तो आदर्श राज्य की स्थापना में प्लेटो शिक्षा को सबसे अधिक महत्व देता है। अगर आप देखेंगे कि प्लेटो के जो शिक्षा का सिद्धांत है वो सबसे ज़्यादा, यह प्लेटो के सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है और शिक्षा को वो आदर्श राज्य का आधार बताता है। और प्लेटो ये बताता है कि किसी भी राज्य का जो पतन होता है ना, उसके पीछे उसके पतित लोग होते हैं, अज्ञानी लोग होते हैं। अज्ञानता शासन का एक रोग होता है। तो इसी रोग को दूर करने के लिए, इसी बुराई को दूर करने के लिए प्लेटो एक आदर्श शिक्षा व्यवस्था की बात करता है। प्लेटो समाज को 3 भागों में बांट रहा है। तो हमने पहले भी वीडियो में पढ़ा है, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। अब प्लेटो है ना, इन तीनों ही के लिए अलग अलग शिक्षा व्यवस्था की बात करता है। रिपब्लिक में प्लेटो अपनी शिक्षा व्यवस्था के विचारों को प्रस्तुत करता हुआ हमें दिखता है। अगर जब हम बात करते हैं कि प्लेटो ने ना अपना शिक्षा का सिद्धांत कोई ऐसे उठा के नहीं दे दिया है कि उसका कोई महत्व नहीं है। प्लेटो ने अपने शिक्षा के जो सिद्धांत दिया है उससे पहले जो वहाँ के नगर राज्य थे यूनान के, उनकी शिक्षा व्यवस्थाओं का अध्ययन किया और स्पेशली उसने ये एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्थाओं का जो प्रभाव है प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। प्लेटो ने पहले सबकी शिक्षा व्यवस्थाओं का अध्ययन किया, फिर उनकी कमजोरियों को उजागर किया और प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है वो एथेंस की शिक्षा व्यवस्था और स्पार्टा ने किया है। एथेंस की शिक्षा व्यवस्था जो है वो एक, यह हम कह सकते हैं सैद्धांतिक तौर पे आदर्श शिक्षा व्यवस्था थी। लेकिन जो स्पार्टा की हम बात करते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव है प्लेटो के ऊपर, वो व्यवहारिक शिक्षा, एक शारीरिक शिक्षा, अच्छे योद्धा बनाने की शिक्षा पर बल देता है। तो हम इन दोनों शिक्षा व्यवस्था की हम बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि ये एग्जामों में पूछी जाती है। अगर आप प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की व्यवस्था पूरी दोगे, अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको सारे ही पॉइंट्स देने पड़ेंगे। तो जो एथेंस की शिक्षा व्यवस्था की हम बात करेंगे तो उसमें कुछ उसकी विशेषताएं थी। वो ये थी कि शिक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी ना होकर माता पिता की जिम्मेदारी थी कि वो अपने बेटे को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराएं। जब हम इसी को प्लेटो के बारे में हम बात करते हैं तो प्लेटो इसे थोड़ा सा नकारता हुआ दिखता है, क्योंकि शिक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी ना होकर, ठीक है, ये जबकि प्लेटो कहता है कि शिक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी है और यहाँ बेटों की शिक्षा पे ज़्यादा बल है, जबकि प्लेटो बेटे और बेटियों दोनों को समान मानता है, दोनों की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करता है। ठीक है, जैसे इस पॉइंट में लड़कियों की शिक्षा के बारे में शिक्षा व्यवस्था 3 अवस्थाओं में थी, 6 से 14 वर्ष तक की आयु की, दूसरी 14 से 18 वर्ष तक की और शिक्षा व्यवस्था 18 से 20 वर्ष की। शिक्षा बहुत महंगी थी। ठीक है, तो अपनी शिक्षा व्यवस्थाओं को भी प्लेटो ने 3 भागों में बांटा है, लेकिन उसने जो है ना ये अलग कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था के बारे में।
तो शिक्षा का जो उत्तरदायित्व था वो राज्य का था, ये हमें प्लेटो की शिक्षा में दिखता है। इसलिए 7 वर्ष की आयु में ही बालक राज्य को दे दिए जाते थे, उन्हें सौंप दिए जाते थे। शिक्षा का जो स्वरूप था वो अच्छे लड़ाकू उत्पन्न करना था, सैनिक बनाना था। स्त्री शिक्षा भी अनिवार्य थी। ठीक है, तो प्लेटो के ऊपर जो सबसे ज़्यादा छाप पड़ी है शिक्षा व्यवस्था की, तो स्पार्टा शिक्षा व्यवस्था की पड़ी है। अब प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था के बारे में आ जाओ, तो इसकी 2 शिक्षा है, एक तो प्रारंभिक और उसका उद्देश्य क्या, और दूसरी हम बात करते हैं उच्च स्तरीय शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, जो प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, तो इसका जो पाठ्यक्रम है वो एथेंस से लिया गया है। देखिए, हमने भी बात करी थी कि एथेंस और स्पार्टा दोनों का उसके ऊपर प्रभाव है। तो जो प्रारंभिक शिक्षा के अंदर पाठ्यक्रम लिया गया है वो एथेंस से लिया गया है। ठीक है, एथेंस शिक्षा पद्धति की प्रारंभिक स्तर पर 3 विषयों का समावेश है, एक व्यायाम, दूसरा अक्षरबोध और तीसरा है संगीत। प्लेटो ने ना फिर व्यायाम और संगीत कर दिया, अक्षरबोध को संगीत के अंदर ही ले लिया गया है। ठीक है, अब इसकी जो 6 से 18 वर्ष तक की आयु के लिए है ये प्रारंभिक शिक्षा, और ये है ना सबसे बड़ी बात है, ये तीनों वर्ग के लिए, शासक वर्ग, संरक्षक वर्ग और उत्पादक वर्ग, ये शिक्षा तीनों के लिए है। और इसका जो मुख्य काम है वो चरित्र का निर्माण करना है। प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम में प्लेटो ने संगीत, व्यायाम का वर्णन किया है। ठीक है, प्लेटो ने संगीत का अर्थ व्यापक रूप से लिया है। इसमें काव्य, साहित्य, संगीत, नृत्य, मूर्ति, चित्र, अक्षरबोध, सारी की सारी ललित कलाओं को इसमें शामिल किया है। इसका जो उद्देश्य है, अब देखिए यहाँ पे जो मेन बात है कि बच्चों को शिक्षा राज्य देगा, फ्री ऑफ कॉस्ट देगा, और बच्चे राज्य के पास आ जाएंगे। ये स्पार्टा का पैटर्न फॉलो किया है, लेकिन पाठ्यक्रम में जो फॉलो किया है वो एथेंस को फॉलो किया है। ठीक है, उद्देश्य वही अभिभावक की संतानों को सैनिक बनाना है। ठीक है, यह शिक्षा 20 वर्ष तक चलेगी, फिर इसमें ना 2 साल की और ऐड कर देगा आगे चल करके। प्रारंभिक शिक्षा के बाद 2 वर्ष यानी 18 से 20 वर्ष ऐसे हैं जो व्यक्ति अधिक योग्यता का परिचय देंगे, उन्हें 2 वर्ष का सैनिक पाठ्यक्रम लागू होगा। ठीक है, फिर और ज़्यादा जो इसमें अधिक योग्यता का परिचय देंगे उन्हें उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए चुना जाएगा। इसका जो उद्देश्य है वो देखिए, संगीत क्या होगा, मन को निर्मल बनाएगा, और व्यायाम जो होगा वो शरीर को मजबूत बनाएगा। इसलिए जब हम बात करते हैं ना, प्लेटो ने 2 भागों में इसे बांट दिया है, 3 को जगह 2 कर दिया है इसने, संगीत और व्यायाम। संगीत मन को निर्मल करेगा और उसे मजबूत बनाएगा, दिमाग मजबूत बनाएगा, और व्यायाम शरीर को मजबूत बनाएगा। अब उच्च स्तरीय शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो प्लेटो ने ना उच्च स्तरीय शिक्षा के भी 2 स्तर बता दिए हैं। एक तो है 20 से 30 वर्ष तक, ठीक है, और दूसरा है 30 से 35 वर्ष। ये 2 इसने पार्ट बना दिया उच्च शिक्षा के। अब देखिए 35 वर्ष तक की शिक्षा हो गई है, और ये 20 से 35 वर्ष तक की जो शिक्षा है ये 2 वर्ग के लिए है, एक संरक्षक वर्ग, दूसरा है मतलब शासक वर्ग। इन 2 वर्गों के लिए ये उच्च स्तरीय शिक्षा है। जब 20 से 30 वर्ष तक की हम बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें शिक्षा में प्लेटो विज्ञान तर्क पर जोर देता है, विज्ञान और तर्क पर। इसके साथ साथ रेखा गणित, ज्योतिषी और विज्ञान अन्य विषय भी बताता है वो। 30 वर्ष की आयु तक जो शिक्षा प्राप्त कर लेता है, और अधिक जो योग्य व्यक्ति होंगे इससे ज़्यादा, तो वो 35 वर्ष तक के पाठ्यक्रम में चले जाएंगे, और वहाँ पे क्या द्वंद्वात्मक शिक्षा दी जाएगी। इसमें दर्शन शास्त्र का विशेष महत्व, यानी कि 30 वर्ष तक वो संरक्षक वर्ग यानी कि सैनिक बनने तक चल रहा है। जो प्राइमरी शिक्षा है वो खत्म हो जाएगी व्यापारिक वर्ग के लिए, उत्पादक वर्ग के लिए। फिर जब उच्च स्तरीय में जो है बच्चे
पार्टिसिपेट करेंगे उच्च स्तरीय शिक्षा में, तो जो पहला पार्ट यानी कि 30 वर्ष तक का है, वहाँ तक जो हमारे योद्धा वर्ग हैं वो निकलेंगे। और 30 से अगर 35 वर्ष तक के लिए जा रहे हैं तो फिर वो हमारे शासक वर्ग, उनके मंत्री वर्ग, ये सब चीज़ निकलेंगी। तो यानी कि उसने जो है पैटर्न बना दिया है। 30 से एबव की जब हम बात करेंगे शासक वर्ग हो गया यहाँ पे। अगर हम जब बात करते हैं 20 से 30, तो ये हो जाएगा हमारे योद्धा वर्ग के लिए। और इससे पहले 20 से अगर हम पहले की हम बात करते हैं तो ये आपका उत्पादक वर्ग हो जाएगा। ये शिक्षा का पैटर्न हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ना प्लेटो इसे भी अधूरा मानता है, 35 वर्ष तक की शिक्षा को भी प्लेटो अधूरा मानता है। अब वो कहता है कि जितनी भी अभी तक शिक्षा दी है ना, ये सारी थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो सांसारिक व्यवहार के लिए, दुनिया के देशों से व्यवहार के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा कि हमें प्रैक्टिकल शिक्षा की ज़रूरत है। इसलिए जिन्होंने 35 वर्ष तक की शिक्षा पूर्ण कर ली है, अब वो क्या काम करेंगे, जो हमारे शासक वर्ग हैं, उनके मंत्री वर्ग हैं, जो दर्शन का काम करते हैं, विवेक का काम करते हैं, उनके साथ मिलकर के 15 साल तक उनसे व्यावहारिक ज्ञान लेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि प्लेटो की शिक्षा के सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। पहला, समन्वयात्मक, यानी कि इसने जो उस समय की शिक्षा पद्धति हैं, उनके गुण हैं, उनको उसने समेटने का काम किया है, उसे आत्मसात करने का काम किया है, उनको भी ठीक है, उनकी जो है शिक्षा व्यवस्था को एक महत्व देने का काम किया है। जैसे स्पार्टा की भी है, एथेंस की भी है, ठीक है। और ये पूर्ण शिक्षा प्रबल देता है, पूर्ण शिक्षा। यानी प्लेटो यहाँ पे केवल और केवल सिद्धांतिक शिक्षा की ही बात नहीं करता है, बल्कि प्रैक्टिकल पे ही बात करता है। जैसे हमने बात की ना, 35 वर्ष के बाद में ये 15 वर्ष के लिए जो शासक वर्ग हैं उनके साथ में रह करके कार्यों को सीखेंगे, ठीक है, शिक्षा ग्रहण करेंगे, ताकि वो प्रैक्टिकल शिक्षा ले सके समाज में व्यवहार की। सामान्य शिक्षा की अगर हम बात करते हैं, समान शिक्षा की, तो इसे शिक्षा व्यवस्था है ना, वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान है। ऐसा नहीं है कि वो स्त्रियों के लिए शिक्षा की बात नहीं करता, उसके लिए स्त्रियों की शिक्षा का भी उतना ही महत्व है जितना पुरुषों की शिक्षा का महत्व है। और निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। शिक्षा का जितना भी कार्यभार है वो सीधा का सीधा, सारा का सारा राज्य का है, और राज्य ही शिक्षा की व्यवस्था करेगा। और दीर्घकालीन शिक्षा की बात करता है, ये कि नहीं कि 2-4 साल की शिक्षा व्यवस्था हो, 50 साल तक शिक्षा व्यवस्था को वो लेकर के जाता हुआ हमें दिख रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्लेटो की शिक्षा के सिद्धांत की आलोचना। जैसे पहले तो साहित्य को ख़त्म कर देना कहीं से कहीं तक भी उचित नहीं मानता। जैसे कि प्लेटो कहता है कि जो कला का काम है ना, वो मोची से भी निम्न काम है। तो प्लेटो जो है ना, इन चीज़ों को मना करता है। तो जो हम बात करते हैं कि जब कि साहित्य का कोई रोल ही नहीं है, तो ये गलत है। और फिर अलोकतांत्रिक भी है ये, और एकांगी भी है। जो अप्रजातांत्रिक इसलिए कि शिक्षा में है ना, शिक्षा के लाभ के लिए वो भेदभाव अपनाता है, और एकांगी इसलिए है क्योंकि उसका जो मुख्य उद्देश्य केवल संरक्षक वर्ग तैयार करना, उत्पादक वर्ग के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता है। जीवन रस की समाप्ति की बात हमने पुराने वीडियोज़ में भी की है कि 50 साल तक छात्र नीरसता का जीवन जी रहे हैं, तो वो छात्र कहाँ रह गए, उनके तो जीवन की रस की पूरी समाप्ति ही हो गई। औद्योगिक शिक्षा का यहाँ पे कोई भी फोकस नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि स्त्री शिक्षा भिन्न होनी चाहिए, कुछ ना कुछ उसके अंदर ना स्त्रियों को स्त्रियों के हिसाब से, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से, उनकी दक्षता के हिसाब से कुछ ना कुछ उनके लिए एक्स्ट्रा करना चाहिए। अब प्लेटो नग्न अवस्था में स्त्री पुरुषों को तरह तरह के व्यायाम करवाता है, तो ये सब है ना कहीं उचित नहीं जान पड़ता है। जब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष के आ जाएं, तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्लेटो के सिद्धांत में कुछ त्रुटि होने के बावजूद भी प्लेटो के शिक्षा का सिद्धांत आज भी प्रासंगिक बना हुआ है, और इसके बारे में हमने और बातें यहाँ पर दे रखी हैं। तो ये प्लेटो का पूरा शिक्षा का सिद्धांत है। अगर हम बात करते हैं, पहले भूमिका देंगे, उसके बाद प्लेटो के समय में कौन कौन सी शिक्षा पद्धति चलती थी, इसमें एथेंस और स्पार्टा देंगे। देन
प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था, इसका उद्देश्य क्या है, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में हम बात करेंगे, उच्च स्तरीय शिक्षा के बारे में बात करेंगे, प्रैक्टिकल शिक्षा के बारे में बात करेंगे, प्लेटो की शिक्षा की मुख्य विशेषताएं क्या हैं इसमें हम बात करेंगे, और लास्ट में इसकी हम आलोचना करके अपना निष्कर्ष दे देंगे। धन्यवाद।